हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12 के आज के लेक्चर में हम अपने ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और एक नई टर्म आपको आज पढ़ाया जाएगा। तो चलते हैं हम अपने ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर की तरफ। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। ये टॉपिक हमें इसलिए पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि अब इसके आगे जो भी हम सीखने वाले हैं वो इस टर्म पर बहुत डिपेंड करेगा। और अब तक आपको ऑल्टरनेटिंग करंट के जो 3 आर्टिकल्स लास्ट लेक्चर में बताए गए थे, एसी थ्रू रजिस्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर और एसी थ्रू इंडक्टर, उनके जो रिजल्ट्स आए थे वो रिजल्ट्स को भी हम इस टर्म की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं क्वांटिटी, ये जो आज का हेडिंग लिखा है इसका नाम है फेजर। अब ये फेजर क्या होता है? तो फेजर को समझने के लिए आपको ये एक डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ये एक्स डैश, ये वाई डैश। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है जिसका सेंटर, सर्कल का सेंटर ओ कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर है। अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो इस पॉइंट पर है, जो ये रेड मार्क आप देख रहे हैं, और ये पार्टिकल मैं यहां पर लिख देता हूं टाइम t इज इक्वल टू 0। इस टाइम पर ये पार्टिकल इस पोजीशन पर है और ये पार्टिकल इस सर्कल में घूमना शुरू करेगा। टाइम t इज इक्वल टू 0 का मतलब है आपकी स्टॉप वॉच यहां से स्टार्ट होती है और ये पार्टिकल सर्कल में घूमना शुरू कर देता है। लेट अस सपोज आफ्टर टाइम t, यानी कुछ देर बाद ये पार्टिकल इस पोजीशन पर पहुंचता है। इनिशियल पोजीशन को हम a मान लेते हैं, इस पोजीशन को हम b मान लेते हैं। अब ये पार्टिकल a से b तक पहुंचा है और उसमें उस पार्टिकल को a से b तक पहुंचने में t टाइम लगा है, स्मॉल t। लेट अस सपोज जैसे हम बोलेंगे यहाँ पर स्टॉप वॉच a पर तक वो था स्टार्ट की, 10 सेकंड बाद वो यहाँ पहुंच गया। अब ये पार्टिकल जब यहाँ पहुंच गया है तो हम यहाँ से अगर एक एरो बनाएंगे तो ये एरो इस पार्टिकल का इस टाइम, इस पोजीशन पर पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, जिसको हम r बोल सकते हैं, जो कि इस सर्कल का रेडियस भी है। जब तक ये पार्टिकल यहां पर था तब तक पोजीशन वेक्टर भी यहां पर था और जब ये पार्टिकल a से b पर आया है तो पोजीशन वेक्टर भी a से b पर आ गया। और जैसे जैसे टाइम और बीतता जाएगा और ये पार्टिकल आगे बढ़ता जाएगा तो इस पार्टिकल की पोजीशंस अलग अलग होंगी। जहां पर भी पार्टिकल पहुंचेगा ओरिजिन से आपको एक एरो की हेल्प से उसे ज्वाइन कर देना है। अब इस पार्टिकल ने a से b तक पहुंचने में यहां सर्कल पर, सर्कल के सेंटर पर कहना चाहिए, ये एंगल जो सबटेंड किया है इसको हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं। थीटा सिंबल लग दिया हमने उस एंगल का जो इस पार्टिकल ने
ए से बी तक जाने में सेंटर पर सबटेंड किया, जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। ये बात यहाँ पर एक तरह से रिवाइज करवाई जा रही है। ये बात सर्कुलर मोशन में 11th क्लास के चैप्टर में बहुत डिटेल में बता दी गई है। अगर आपको ए से बी तक जाने का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन इट गोज फ्रॉम ए टू बी, जो कि एंगल बनाया है उसने सेंटर पर। जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो उस बॉडी का सेंटर पर कुछ एंगल ज़रूर बनता है, उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और अगर उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दिया जाए, जितने टाइम में ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कही जाती है। और अगर इस पार्टिकल के एक कंप्लीट राउंड करके वापस ए तक पहुंचने का टाइम आपको मालूम है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऐसे भी निकाली जा सकती है। ये दो मेथड से आप इस सर्कल में रोटेट करते हुए पार्टिकल की एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ए से बी तक का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा मालूम है, रेडियंस में होना चाहिए एंगल, SI यूनिट एंगल का रेडियन होता है, और ए से बी तक जाने का टाइमिंग मालूम है, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। और अगर इस पार्टिकल के पूरा एक कंप्लीट सर्कल घूमकर वापस ए तक आने का कैपिटल T टाइम मालूम है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें थीटा की जगह 2 पाई इसलिए लिखा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट सर्कल घूम लेता है तो सेंटर पर हमेशा एंगल 360 डिग्री बनता है, जिसको हम 2 पाई रेडियन बोलते हैं। सर्कल कितना भी बड़ा हो और कितना भी छोटा हो, सेंटर पर बनने वाला एंगल हमेशा 2 पाई रेडियंस या 360 डिग्री होगा। अब यहाँ बी तक पहुंचने के बाद अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, बी से यहाँ पर, और इसको ऐसे भी ज्वाइन कर दें, तो इस बी पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट्स भी पता लगा सकते हैं। इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y कैसे पता चलेंगे? बी से यहाँ पर आपने डाउन एक पॉइंट बना दिया, इसको m बोल देता हूँ मैं, और n बोल देता हूँ इस पॉइंट को। बी से जब आप n को ज्वाइन करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी y कोऑर्डिनेट, और बी को m से ज्वाइन करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी x कोऑर्डिनेट। ओके बात है। अब हम ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, देखें ध्यान से। इन ट्राइंगल OBM, ये OBM ट्राइंगल है, क्या सब बच्चों को OBM, ये OBM ट्राइंगल है। और इसमें अगर हम साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। परपेंडिकुलर मींस BM और हाइपोटेन्यूज मींस OB, और फिर साइन थीटा इज इक्वल टू BM का जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे। देखें BM, ये वैल्यू ON इसके इक्वल है, यानी यहाँ आप y लिख सकते हैं BM की वैल्यू, और OB का वैल्यू R लिख सकते हैं। तो BM की जगह आप y लिखेंगे और यहाँ R लिखेंगे,
और फिर आप लिखेंगे y इज इक्वल टू r को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे r साइन थीटा, और अगर आपको थीटा की वैल्यू पुट करना पड़ जाए और आपको ओमेगा ऑलरेडी गिवन हो, यानी इस बॉडी की एंगुलर स्पीड, तो आप इस फॉर्मूले से थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगी वो? ओमेगा टी। ये देखें, इस ओमेगा को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा की जगह ओमेगा टी लिख सकते हैं। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी। सिंपली आपने थीटा की वैल्यू को ओमेगा टी लिख दिया है, बिकॉज आपको ओमेगा गिवन होगा। अगर ओमेगा कैसे गिवन होगा, आपको उसके एक चक्कर काटने का टाइम बता दिया जाएगा। अगर तो 2 को कैपिटल टी से डिवाइड करके आप ओमेगा निकाल ले सकते हैं, और इस फॉर्मूले में थीटा की जगह आप ओमेगा टी पुट कर सकते हैं। अब आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन में y आपको इस पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बता रहा है अलोंग y एक्सिस, यानी इस पॉइंट पर y एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। r जो है वो इस बॉडी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा अलोंग y एक्सिस। आप गौर से देखें, ये जो a पॉइंट है, इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स हम पढ़ेंगे तो वो कोऑर्डिनेट्स होंगे r और 0, और जैसे जैसे वो a से b तक जाएगा और ऊपर जाता रहेगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, r, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सर्कल का रेडियस बन जाएगा पूरा। और जब वो यहाँ पर पहुंचेगा तो कोऑर्डिनेट्स होंगे -r और 0, और जब वो इस पॉइंट से यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फिर से होंगे 0, -r। अब आप गौर से देखें, ये स्मॉल t जो है, इस स्मॉल t की जगह आप डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएं। जैसे कि इस पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट है तो स्मॉल t की जगह आप 0 रखेंगे, तो y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा इंटू 0, और ओमेगा इंटू 0 0 होएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी y इज इक्वल टू 0 आएगा। ये कब हुआ? एट t इज इक्वल टू 0 पर, यानी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0 है। देख रहे हैं आप, ये x कोऑर्डिनेट आ रहा है, y की वैल्यू 0 है। अब अगर इस पूरे सर्कल को कंप्लीट करने का टाइम, वापस यहाँ तक आने का टाइम कैपिटल T है, पूरा चक्कर काटने का टाइम, तो यहाँ तक ये A से इस पॉइंट तक, इसको मैं C मान लेता हूँ, C पॉइंट तक पहुंचने का टाइम होगा T/4, यहाँ तक पहुंचने का टाइम होगा T/2, यहाँ तक पहुंचने का टाइम होगा 3T/4, और यहाँ तक पहुंचने का टाइम कैपिटल T होगा। कैपिटल T का 1/4, फिर हाफ, 3/4 एंड यहाँ तक। आप कोई भी वैल्यू रख के देख लें इस स्मॉल t की जगह, जैसे मैं यहाँ रख रहा हूँ एट t इज इक्वल टू T/4, तो स्मॉल t की जगह जब मैं T/4 रखूंगा, y इज इक्वल टू r साइन, आगे ओमेगा t है, ओमेगा की वैल्यू 2π कैपिटल T है, और साथ में स्मॉल t भी है, तो स्मॉल t की जगह मैंने क्या पुट करना है? T/4, t से t कैंसिल, 2 2 4, आपके पास y इज इक्वल टू r साइन π/2।
आर साइन पाई बाई 2 बचता है। साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो आपके पास y इज इक्वल टू बचेगा r। देखें यहाँ पर y कोऑर्डिनेट r है, और उसके बाद जब आप इसी टाइम में स्मॉल टी की इसी इक्वेशन में स्मॉल टी की जगह t/2 रखेंगे तो आपके पास y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाय कैपिटल T, और स्मॉल टी की जगह आपने क्या रख दिया t/2, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई y इज इक्वल टू r साइन पाई बचता है, r साइन पाई मतलब साइन 180, साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, तो y की वैल्यू फिर से 0 हो गई। देख रहे हैं यहाँ पर फिर से y 0 एंड सो ऑन। आप 3t/4 रखेंगे तो y की वैल्यू माइनस r आएगी, और फिर से यहाँ पर 0। गौर करने वाली बात यह है कि इस सर्कल में घूमते घूमते y की जो वैल्यू है, y मतलब इस बॉडी का y कोऑर्डिनेट कह लें या y के अलोंग उसका डिस्प्लेसमेंट कह लें, वो 0 से बढ़कर प्लस r तक जाता है, वापस 0 होता है, फिर माइनस r तक जाता है, और फिर वापस 0 होता है, और ऐसा ही करता रहता है। बॉडी यहाँ पर है, पार्टिकल यहाँ पर है, मतलब a पॉइंट पर, तो उसका देखें y एक्सिस के अबाउट 0 है। जैसे जैसे पार्टिकल a से b और c की तरफ बढ़ता है, उसका जो y एक्सिस है वो बढ़ते बढ़ते 0 से r हो गया, और फिर वापस नीचे आने पर यहाँ पर वापस 0 हो गया है, फिर यहाँ पर पहुँचने पर माइनस r हो गया है, और फिर से वापस 0 हो गया। आप किसी भी समय उसका y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, जिसे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, वो प्लस r और माइनस r के बीच में ही लाई करेगा। ज्यादा से ज्यादा प्लस r, कम से कम माइनस r, इन बिटवीन। तो आपकी ये जो इक्वेशन दिखा रही है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में y उस बॉडी का y कोऑर्डिनेट या इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ y है, r क्या है, वो वैल्यू जिन दो लिमिट्स के बीच में वो डिपेंड करता है या वेरी करता है, प्लस r और माइनस r, और आगे साइन है और आगे ओमेगा टी है। y कहलाती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, r कहलाता है वो मैक्सिमम लिमिट, जिसे हम एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू भी कहते हैं, और साइन के आगे ये जो ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी सिर्फ ओमेगा टी फेज कहलाता है। आज के बाद आपको याद रखना है, इसमें इस इक्वेशन में 3 टर्म्स के नाम, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है y, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। जब तक ये बॉडी सर्कल में घूमती रहेगी, y की वैल्यू लगातार बदलती रहेगी, इट विल कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम, हर समय पर अलग अलग पोजीशंस, अलग अलग y। इक्वल टू के बाद जो r लिखा है वो y की मैक्सिमम वैल्यू है, प्लस में और माइनस में, प्लस और माइनस के बीच में वो वेरी करती है। और आगे साइन, साइन के आगे जो ओमेगा टी लिखा है, इस ओमेगा टी को बोलते हैं इसका फेज। एंगल जो है उसको साइन कॉस टेन के आगे जो एंगल लिखा होता है उसको मैथ्स में आर्ग्यूमेंट बोला जाता है जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर फेज बोला जाता है। फेज इज नथिंग, इट इज एंगल। और फेजर उस क्वांटिटी को कहा जाता है जिस क्वांटिटी की वैल्यू लगातार चेंज होती रहे। जैसे यहाँ y की वैल्यू चेंज हो रही है, y एक फेजर कहलाएगा। y की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, लेकिन वो चेंज किस तरह से होएगी, वो एक फिक्स्ड वैल्यू के बीच में ही, जैसे प्लस r और माइनस r के बीच में चेंज हो रही है। और आगे साइन और कॉस कुछ भी हो सकता है। कॉस में भी अगर आप रखें तो यही आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ।
इसके लिए हम बाकी इन चीज़ों को फिर से हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, और हम आपको दिखाते हैं कॉस वाला टर्म के लिए। तो हम यहाँ कॉस थीटा लिख रहे हैं सेम ट्राइंगल में, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी इसी ट्राइंगल में, ओ बी एम ट्राइंगल में कॉस थीटा की वैल्यू होगी बेस, बेस मतलब ओ एम, अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब ओ बी, और इससे आपका बनेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एम का वैल्यू क्या है x, और ओ बी का वैल्यू क्या है r। देख रहे हैं इस ट्राइंगल में ओ बी x है और ओ एम x है और ओ बी r है, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया और करके x इज इक्वल टू r कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी, ठीक है जी। और r को आपने इधर कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, थीटा की जगह आपने ओमेगा टी रखा है पहले की तरह, जैसे यहाँ पर थीटा की जगह ओमेगा टी रख सकते हैं, वही थीटा है यहाँ पर, उसकी वैल्यू ओमेगा टी रख सकते हैं। r को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास ये फॉर्मूला बन गया, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में भी आप वही काम अगर करके देखेंगे, जैसे आप स्मॉल टी की जगह 0 पुट करते हैं, तो हम दिखाते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू r कॉस ओमेगा के लिए आप 2 पाई बाय कैपिटल T रख रहे हैं, और स्मॉल t की जगह क्या रख रहे हैं 0, तो कॉस पूरा ये 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू r कॉस 0। ठीक है जी, पूरा 0 हो गया। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो x इज इक्वल टू r आ गया आपका। देख रहे हैं आप यहाँ टाइम t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू r है। उसी तरह हम इस पॉइंट पर जब पहुंच जाते हैं c पॉइंट पर, तो टाइम t/4 हो गया, तो आपको दिखाते हैं x इज इक्वल टू r कॉस 2 पाई बाय कैपिटल T मल्टीप्लाइड बाय t/4। स्मॉल t की जगह अब आपने t/4 रख लिया है, तो जब आप स्मॉल t की जगह t/4 रखेंगे, t से t आपका कैंसिल, 2 से यहाँ पर कैंसिल होके यहाँ 2 बचेगा, आपके पास बचेगा x इज इक्वल टू r कॉस π/2। कॉस π/2 मतलब कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 1 होती है, सॉरी कॉस 90 की वैल्यू 0 रहती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 0 आ गई है। आप देखें यहाँ x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, और ऐसे ही आप स्मॉल t की जगह इस इक्वेशन में t/2 रख देंगे, तो x की वैल्यू -r आ जाएगी, और फिर ये 3t/4 रखेंगे 0 आएगी। तो हमारा बेसिक जो चीज़ है वो क्या है कि आप इस इक्वेशन से इस बॉडी का y कोऑर्डिनेट का पोजीशन निकाल सकते हैं किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी टाइम पर, और इस इक्वेशन से आप उसी बॉडी का x कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी टाइम स्मॉल t इंस्टेंट पर। लेकिन आप ये देखें कि x की वैल्यू भी -r और +r के बीच में ही कुछ ना कुछ आएगी, और y की वैल्यू भी -r और +r के बीच में ही कुछ ना कुछ आ रही है। किसी भी समय आप वैल्यू निकालेंगे x की और y की वैल्यू +r और -r के बीच में ही लाई करेगी। ऐसी कोई भी क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर क्वांटिटी है x, यानी उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस या डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस,
जिसकी वैल्यू एक तो लगातार चेंज हो रही है और लगातार चेंज होने के साथ साथ दो फिक्स लिमिट्स के बीच में है, प्लस आर और माइनस आर के बीच में। ऐसी हर क्वांटिटी को फेजर कहा जाता है। और इन्हें फेजर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, मैं यहां इनको हटाकर इक्वेशन का नाम ही लिख देता हूं। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 या 2 दोनों इक्वेशन को देखें आप गौर से। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में x या y जो है वो उस ऑब्जेक्ट के x और y कोऑर्डिनेट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, यानी जो लगातार आपको अलग अलग मिल रहा है। इक्वल टू के बाद जो राइट साइड में लिखा है r, वो उसकी मैक्सिमम लिमिट है। r मतलब प्लस आर भी हो सकता है, माइनस आर भी, इन दो लिमिट्स के बीच में। और कॉस के आगे ये जो ओमेगा टी लिखा है और साइन के आगे भी जो ओमेगा टी लिखा है। लेकिन दोनों इक्वेशन में सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी समझ लें। एक से आपको y कोऑर्डिनेट मिल रहा है, एक से आपको x कोऑर्डिनेट मिल रहा है, दोनों ही लगातार बदल रहे हैं। इक्वल टू करके दोनों में r और r है, क्योंकि दोनों ही वैल्यू x की भी y की भी प्लस आर और माइनस आर के बीच में ही लाई कर रही हैं। फिर साइन और कॉस, लेकिन साइन और कॉस के आगे ओमेगा टी और यहाँ पर भी ओमेगा टी है। इस ओमेगा टी को ही फिजिक्स में फेज कहा जाता है। ये ओमेगा टी क्या था असल में? थीटा, वो एंगल, ये जो एंगल है, तो एंगल को फिजिक्स में फेज बोलते हैं। और क्योंकि इस एंगल की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, आप देखें ए से जब आप बी तक पहुंचे तो एंगल कुछ था थीटा, अगर आप बी से सी पर पहुंच गए तो एंगल 90 हो जाएगा। ये पॉइंट अगर डी मान लें, डी पर पहुंच गए तो एंगल 180 हो जाएगा, फिर 270। और तो ये एंगल के बदलने से इस क्वांटिटी की एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो रही है और एंगल को हम फेज कहते हैं। और जिस क्वांटिटी की वैल्यू फेज के चेंज होने के साथ साथ चेंज होती है उसे फेजर कहा जाता है। तो इस फेजर वर्ड का अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो आप ये कहेंगे कि ऐसा कोई भी क्वांटिटी फेजर कहला सकता है जिस क्वांटिटी की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है और दो फिक्स लिमिट्स के बीच में है, प्लस और माइनस की सेम लिमिट्स के बीच में लगातार चेंज हो रही है, मतलब इंस्टेंटेनियसली चेंज हो रही है, लेकिन लाई करती है हमेशा दो फिक्स लिमिट्स के बीच में। ऐसी क्वांटिटी को फेजर कहा जाता है। और ऐसा तभी होगा जब वो इस इक्वेशन की फॉर्म में होगी, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, x इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी। अब इस फेजर का हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से क्या लेना देना है वो आप समझ लें, वरना ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर को छोड़कर बीच में हम एक सर्कल में घूमने वाले ऑब्जेक्ट का x और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट क्यों करने बैठ गए अचानक ही। तो उसका रीजन है। रीजन क्या है मैं दिखाता हूं। ये आर्टिकल आपको पढ़ाया गया था पिछली क्लास में, जिसमें आपका रेजिस्टर कनेक्टेड इन एसी सर्किट था और इस एसी सर्किट में जो ईएमएफ आप अप्लाई कर रहे हो वो क्या था? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप E जो है वो ईएमएफ का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इसी की जगह x या y था सर्कुलर मोशन में अभी जो आपको दिखाया। E नॉट जो है वो ईएमएफ का पीक वैल्यू है। इससे आपको ये पता चलता है कि ये जो E का वैल्यू इंस्टेंटेनियस आया है ये लाई करेगा हमेशा किस किस के बीच में? माइनस ई नॉट और प्लस ई नॉट के बीच में। और साइन पहले से ही है यहाँ पर ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है? फेज। तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन को देखकर आप ये कह सकते हो कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एक फेजर है। खाली ईएमएफ फेजर नहीं होता, जो सिंपल ईएमएफ था, बैटरी वाला ईएमएफ था, डायरेक्ट करंट में ईएमएफ था, वो फेजर नहीं था। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ फेजर है
क्योंकि उसकी वैल्यू लगातार एक तो चेंज होती रहती है और दो फिक्स लिमिट्स के बीच में लाई करती है। क्योंकि आप स्मॉल टी की जगह कुछ भी डालोगे, ई का जो वैल्यू है इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो प्लस ई नॉट और माइनस ई नॉट के बीच में ही कुछ आएगा। ठीक उसी तरह इस ईएमएफ की वजह से जो इस सर्किट में फ्लो करने वाला करंट है वो करंट क्या है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऊपर भी लिखा है। अब आप देखो I उस करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है और इक्वल टू के बाद ये आई नॉट लिखा है क्योंकि ये I लगातार चेंज होता है लेकिन लाई करता है माइनस आई नॉट और प्लस आई नॉट के बीच में ही कुछ, और साइन के आगे ओमेगा टी है ही, जिसमें ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय कैपिटल टी है और स्मॉल टी की जगह आप 0, T/2, T/4 कुछ भी रखेंगे, आपका I का आंसर जो है या वैल्यू जो है वो प्लस आई नॉट और माइनस आई नॉट के बीच में ही आएगा। अब अगर बच्चों से पूछा जाए ये जो EMF इसमें अप्लाई किया जा रहा है रेजिस्टेंस में, उस EMF का फेज कितना है, तो आप बोलेंगे ओमेगा टी फेज है। बताया था साइन और कॉस के आगे लिखी गई चीज को फेज बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा इस फ्लो करने वाले करंट का फेज कितना है, तो करंट का फेज भी ओमेगा टी। अब आप आ जाएं यहां पर, यह है आपका AC कनेक्टेड अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर कनेक्टेड इन AC सर्किट। इस सर्किट में खास देखने वाली बात यह है कि जो EMF आपने अप्लाई किया है वो EMF तो E नॉट साइन ओमेगा टी है, और आपसे पूछा जाएगा जो EMF अप्लाई किया है उसका फेज कितना है, आप बोलोगे फेज है ओमेगा टी। साइन के आगे जो भी लिखा है वो फेज है, एंगल को फेज बोलते हैं। लेकिन आपने ये जो पूरा डेरिवेशन समझ लिया था लास्ट लेक्चर में, उससे आपने इस EMF के अप्लाई करने पर इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करता है वो फाइंड आउट किया था, ये वैल्यू। अब आप इस इक्वेशन को गौर से अगर देखेंगे तो I फिर से वही इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, I नॉट पीक वैल्यू है, साइन के आगे ये जो पूरा लिखा है ये फेज है। अब तो आपसे पूछा जाए बताएं कैपेसिटर जब कनेक्टेड है किसी AC सर्किट में तो करंट का कितना फेज है, तो करंट का फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये चीज करंट का फेज है, करंट का एंगल समझ लें, ये करंट का फेज है और EMF का फेज तो अभी भी ओमेगा टी है। तो करंट का फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। अब आपसे पूछा जाए कि इस सर्किट में EMF के फेज और करंट के फेज में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस माने अंतर, जिसे कहा जाता है फेज डिफरेंस। तो आप साफ देखने पर बता सकते हैं EMF का फेज ओमेगा टी है और करंट का फेज है ओमेगा टी प्लस 5। डिफरेंस कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है, डिफरेंस कितना है, पाई बाय 2। ओमेगा टी तो इसका भी है, यहाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है, फेज डिफरेंस पाई बाय 2। डिफरेंस का मतलब होता है कैसे निकालेंगे, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 ये करंट का फेज है, और डिफरेंस निकालने के लिए EMF वाला फेज इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 करंट का फेज, खाली ओमेगा टी जो है वो EMF का फेज, करंट के फेज में से EMF के फेज को माइनस करा, कैंसिल हो गया, बचा क्या पाई बाय 2, वो डिफरेंस है, अंतर। और अब आ जाते हैं आप इंडक्टर वाले केस में। इंडक्टर वाले केस में गौर से देखने पर पता चल रहा है आपको E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वही EMF लगा रहे हैं हम। रेजिस्टर वाले केस में भी वही EMF लगाया था, कैपेसिटर वाले केस में भी वही EMF लगाया था, और इंडक्टर वाले केस में भी वही EMF लगाया था। और उस EMF लगाने के बाद हमने सॉल्व करके करंट की वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब आप यहाँ करंट के वैल्यू जो इक्वेशन आई है ये वाली, इस इक्वेशन को गौर से देखें और बताएं कि इसका फेज कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2।
अब आपसे बोला जाए ईएमएफ का फेज ओमेगा टी है, ये ईएमएफ का फेज है, और करंट का फेज क्या है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वो डिफरेंस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 में से ओमेगा टी माइनस करेंगे, बचेगा माइनस पाई बाय 2। तो आपको ये 3 बातें याद रखनी है। पहली बात, दोबारा से देखिए, रेजिस्टेंस अलोन, अकेला जब कनेक्टेड होता है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ से एसी सर्किट में, तो जितना ईएमएफ का फेज है दिख रहा है ओमेगा टी, सब में यही अप्लाई किया हमने। सॉल्व करने पर करंट का फेज भी उतना ही आता है। आप ऐसा कह सकते हैं ईएमएफ और करंट का फेज सेम होता है, और सेम फेज है तो डिफरेंस क्या होगा, 0। जब दोनों चीजें सेम होती हैं तो डिफरेंस नहीं होता। इसका फेज भी ओमेगा टी, इसका फेज भी ओमेगा टी, फेज मतलब साइन के आगे लिखा हुआ एंगल, इसका फेज भी ओमेगा टी, इसका फेज भी ओमेगा टी, दोनों का फेज सेम, डिफरेंस निकालेंगे ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी 0 आएगा। तो स्टेटमेंट पहली याद रखनी है, व्हेन रेजिस्टेंस अलोन इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ। जब कोई रेजिस्टेंस अकेला किसी अल्टरनेटिंग ईएमएफ से कनेक्टेड होता है तो ईएमएफ और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, दोनों का फेज सेम होता है। और जब कैपेसिटर कनेक्टेड होता है अलोन, क्योंकि अभी ये इनके कॉम्बिनेशन भी कनेक्ट होंगे, अभी ये कैसा है अलोन है, तब आपका ईएमएफ का फेज ओमेगा टी ही है, लेकिन करंट का फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। तो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो पाई बाय 2, देखें आप, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और इंडक्टर जब कनेक्टेड होता है अलोन, इंडक्टर अलोन कनेक्टेड रहता है तो ईएमएफ का तो अब भी फेज ओमेगा टी है, लेकिन करंट का फेज जो है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तब साइन के आगे पूरी लिखी हुई चीज फेज होती है, लेकिन अब की बार ये डिफरेंस माइनस पाई बाय 2। अब आपको ये याद रखना है कि किस कंपोनेंट को कनेक्ट करने पर, रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने पर, कैपेसिटर को कनेक्ट करने पर और इंडक्टर को कनेक्ट करने पर ईएमएफ और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस आया है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस फेज डिफरेंस को डायग्राम की हेल्प से शो करना सिखाया जाएगा, और साथ ही साथ इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाला सर्किट सिखाया जाएगा। तो अब आपको फेजर और फेज डिफरेंस के बारे में जानकारी इस लेक्चर में मिल चुकी है। डायग्राम और कॉम्बिनेशन के सर्किट नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर कंक्लूड करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। इसी सेम ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल लिया है कौन सा, OBM, इसी सेम ट्राइंगल में अगर आप साइन थीटा के प्लेस पर कॉस थीटा कर दें